नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट और प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियाँ, उनकी विशेषताएं विस्तार से हम देखेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे। पूर्व पाषाण काल सबसे पहले हम बात करें पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र, तो भारत में 1863 ईस्वी में सबसे पहले एक भूवैज्ञानिक थे ब्रूस फुट। इन्होंने मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण निर्मित पत्थर का बना हुआ एक औजार प्राप्त किया। सबसे पहले 19वीं सदी के अंत तक भारत के अनेक प्रांतों में अनेक पूर्व पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र, अगर भारत के उत्तर में हम बात करें या तो उत्तर में पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी यहां पर मिले। पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों की घाटियों में, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में अथवा बेलन नदी घाटी में, ये तो उत्तरी क्षेत्र में। इसी प्रकार पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष पंजाब हरियाणा के अनेक स्थानों जैसे ढोलवाहा, दौलतपुर, ये पंजाब हरियाणा के स्थान हैं, नालागढ़, यहां पर पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गुलेर मैं लिख करके दिखा रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बोलने पर कई वर्ड समझ में नहीं आते हैं। डेहरा और बिलासपुर, इन स्थानों पर पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। अब मध्य भारत की बात करें तो इस सभ्यता के अवशेष नर्मदा और साबरमती की घाटियों में तथा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में मूथा नदी के तट पर तथा मूलमुथा नदी के तट पर, मूलमुथा दोनों अलग अलग हैं, मूथा नदी और मूलमुथा नदी के तट पर इस सभ्यता के उपकरण और औजार मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की, इस संस्कृति की विशेषताओं की बात करते हैं। पूर्व पाषाण कालीन हम यहां पर देख रहे हैं प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों की विशेषताएं। उसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हम अभी देख रहे हैं केवल पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करें भोजन, किस तरह का भोजन इस्तेमाल करते थे। पूर्व पाषाण कालीन मानव का जीवन नितांत बर्बर था। वह पूर्णतया प्रकृति जीवी था। वह फल फूल, कंदमूल, आखेट में मारे गए पशुओं तथा नदियों और झीलों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपने पेट की आग बुझाता था, भोजन प्राप्त करता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार भारत में पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः तत्कालीन मनुष्य कच्चा मांस आदि ही खाता था। दूसरा है निवास स्थान की बात करते हैं। इस युग का मानव नदियों की कगारों तथा पर्वतों की कंदराओं में रहता था।
उत्खनन में अधिकांश पाषाण सामग्री इन्हीं स्थानों के निकट प्राप्त हुई है। तीसरी विशेषता है आखेट मतलब शिकार। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का एक प्रमुख कार्य आखेट था, शिकार था, और शिकार करना उसके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। हिंसक पशुओं के आखेट से शिकार से मानव जीवन अधिक सुरक्षित हो गया। मारे गए पशुओं के मांस के रूप में मनुष्य को एक अतिरिक्त खाद्य मिल गया। मृत पशुओं के चमड़े से वस्त्र और अस्थि से हड्डियों से हथियार और औजार बनाए जाने लगे। इसके अलावा शिकार से उसकी शारीरिक शक्ति का विकास होता गया और शिकार उसके मनोरंजन का एक साधन भी बन गया। अगली विशेषता की बात करें तो हथियार और औजार। आप देखिए, जब हम मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताएं बताएंगे, तभी इन्हीं पॉइंट्स में बताएंगे कि उस समय भोजन में क्या बदलाव आया, निवास में क्या बदलाव आया, ठीक है, हथियारों और औजारों में क्या बदलाव आया। पॉइंट यही रहेंगे लेकिन कंटेंट बदल जाएगा। हथियार और औजार। इस युग के मनुष्य ने पाषाण खंडों मतलब पत्थर के टुकड़ों से बने हुए हथियारों और औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हथियार के रूप में पाषाण का प्रयोग पूर्व पाषाण काल के मानव जीवन की एक क्रांतिकारी घटना है। बिल्लौरी पत्थर, ये पत्थर का एक प्रकार है। बिल्लौरी, बिल्लौरी पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, केल्साडोनी या केल्सिडोनी, केल्साडोनी पत्थर, ये पत्थरों के प्रकार है। आदि पाषाणों से, आदि पत्थरों से पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य अनेक प्रकार के हथियार और औजार बनाता, जिनमें हैंड एक्स मतलब हाथ में पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी, हथकुल्हाड़ी, गंडासा, हथकुल्हाड़ी, इंग्लिश में हैंड एक्स लिखा मिलेगा आपको, गंडासा, खुरचने वाले हथियार या खुरचनी, आरे, गोले, चक्र, फलक, ये पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य के हथियार थे जो वह हड्डियों से और पत्थरों से बनाता था। उत्तरी भारत में सोहन प्रणाली मतलब सोहन नदी घाटी में जो अवशेष मिले हैं, सोहन प्रणाली के, और दक्षिण भारत में मद्रास प्रणाली के औजार अधिक लोकप्रिय रहे। पूर्व पाषाण काल के प्रारंभिक पाषाण निर्मित हथियार और औजार भद्दे और भोंडे थे मतलब ज्यादा धार नहीं थी उनमें, परंतु कालांतर में सुडोल और सुव्यवस्थित हथियार और औजार बनाए जाने लगे। इन औजारों और हथियारों की सहायता से पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य तोड़ने, काटने, छीलने, खोदने, जोड़ने आदि के कार्य करता था। इन्हीं की सहायता से वो पशुओं का शिकार करता था, उनके मांस को निकालता था, उनकी खाल और हड्डियां निकालता और उनसे अनेक हथियार और औजार बनाता था। वस्त्र के रूप में वह पेड़ों की छाल तथा पत्तों का प्रयोग करते थे और छाल को वे कमर से लपेट लेते और पत्तों की मालाएं बनाकर कमर में लटका लेते थे। तो ये हुई बात हथियार और औजारों की। पांचवी विशेषता है धार्मिक भावना। धार्मिक भावना, तो धार्मिक भावना का विद्वानों के अनुसार पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य में किसी प्रकार की धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। उत्खनन में कोई भी ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है जिससे उसके देवी देवता अथवा उपासना विधि का अनुमान लगाया जा सके। ऐसा अनुमान है कि इस युग के लोग अपने मृत लोगों के शवों को खुले मैदान में छोड़ देते थे। यहाँ उन्हें या तो पशु पक्षी खा जाते थे या वे स्वयं सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते थे। उत्खनन में न तो मृतकों की समाधियां मिली हैं और न उनके दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं। छठी विशेषता की बात करें तो सभ्यता और संस्कृति का विकास। सभ्यता और
संस्कृति का विकास। यद्यपि इस युग का मानव नितांत बर्बर था, परंतु यह मानना पड़ेगा कि वह सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। हिंसक पशुओं का आखेट एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, वरन अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा होता था। उनके इस सामूहिक कार्य ने उनके मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म दिया होगा। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि उनके खाद्य अखाद्य कंद मूल फलों के अभिज्ञान मतलब जानकारी में ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान के बीज विद्यमान थे। तत्कालीन मनुष्य ने आखेट के लिए पशु स्वभाव का अध्ययन किया होगा, सुगमता पूर्वक उनकी हत्या करने हेतु कालों और ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा। इसी प्रारंभिक ज्ञान से कालांतर में पशु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान की उत्पत्ति हुई। ये डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं। ये संपूर्ण 250 वर्ड्स में अगर आता है तो ये पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति और उसकी विशेषताओं का हमारा आंसर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं हम भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि अनेक प्रांतों से मिले हैं। एक ही स्थान से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं कई कई जगहों पे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इनको हम अलग अलग देखते हैं। इन स्थलों में तिनेवली, आंध्र, गुजरात, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, कच्छ तथा पंजाब अधिक उल्लेखनीय है। गुजरात में बात करें तो लंगनाज और हरिपुर, ये गुजरात में दो स्थल हैं। इन स्थलों की खुदाइयों में लघु औजार, बर्तन, पशुओं की हड्डियों के खंड और 7 मानव अस्थि पंजर मिले हैं। होशंगाबाद के आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद के आदमगढ़ नामक स्थान से। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से लघु पाषाण औजारों के अलावा 17 मानव अस्थि पंजर मिले हैं। 17 मानव अस्थि पंजर ये मिले हैं मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश। अब विशेषताओं की बात करें तो आप देखिए, वापस हम आ जाते हैं। भोजन, मध्य पाषाण कालीन लोग कृषि कर्म, खेती करने लग गए थे और पशुपालन से अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी। यहां पर भी कृषि और पशुपालन की जानकारी नहीं थी। इन लोगों का प्रमुख उद्यम आखेट था, ये भी खेती शिकार करते थे। और ये लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल आदि से परिचित थे। आखेट में मारे गए पशु पक्षियों का मांस तथा नदियों और झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियां तथा वन से प्राप्त फल फूल और कंदमूल उनकी उदर पूर्ति के साधन थे। ज्यादा अंतर नहीं है, जो पूर्व पाषाण काल में था वही यहाँ पर है। चूल्हों की प्राप्ति से ज्ञात होता है कि इस युग के लोग मांस को पकाकर खाते थे। चूल्हों की उपस्थिति मतलब आग का पता लग गया था इनको। ठीक है, उसके बाद आता है औजार और हथियार किस तरह के मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के औजार बहुत छोटे आकार के थे, 1/2 इंच या 3/4 इंच तक के होते थे। किसी हैंडल में फिट करके प्रयुक्त किए जाते थे। अत्यधिक छोटे होने के कारण ये औजार लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण कालीन जो औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म थे, छोटे थे।
डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि उपलब्ध माइक्रोलिथ उपकरणों में क्या क्या थे। एक तो फलक, जिसे ब्लेड इंग्लिश में कहते हैं, इनसे तीरों की पैनी नोक बनाई जाती थी ब्लेड से। नुकीले हथियार, खुरचने वाले हथियार, स्क्रैपर, खुरचने वाले हथियार। उत्कीर्णक, एनग्रेवर, कोई चीज उत्कीर्ण करें अपन। त्रिभुज, ट्रायंगल, अर्धचंद्र, क्रेसेंट, इस तरह के। समलंब, ट्रेपेज आदि विशेष उल्लेखनीय है। ये सब जैस्पर, ये पत्थर के प्रकार हैं, जैस्पर, फ्लिंट, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन या कार्निलियन, क्वार्ट्ज और कैल्सिडोनी, इनसे, इन पत्थरों के प्रकारों से ये बनाए जाते थे। अब बात करें धार्मिक क्रियाएं, तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। वहां पर दफनाते नहीं थे पहले। उत्खनन में अनेक अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें से कुछ के सिर पूर्व की ओर और कुछ के पश्चिम की ओर हैं। अस्थि पंजरों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि मध्य पाषाण कालीन मनुष्य ने दफन से संबंध रखने वाली किसी अनुष्ठान मूलक विशिष्ट पद्धति का विकास कर लिया होगा। यह भी संभव है कि इस काल के मनुष्य में लोकोत्तर जीवन के विषय में, मतलब इस लौकिक धरती पर जीवन के अलावा भी जीवन, स्वर्ग में जीवन, लोकोत्तर जीवन के विषय में भी किसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई थी। अगला है कंदरा कला, रॉक आर्ट। कंदरा कला, रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग, जैसे हमारे गरदड़ा बूंदी में मिली है। प्राचीन मनुष्य कंदराओं या गुफाओं में रहते थे। अनेक कंदराओं में तत्कालीन युग के मनुष्यों द्वारा अंकित किए गए चित्र उपलब्ध हुए हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल की पहाड़ियां, वहां पर भीमबेटका नामक स्थान है। भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका में कंदरा कला का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ की लगभग 500 गुफाओं में तत्कालीन युग के लोगों द्वारा अंकित किए गए हजारों चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की चित्रकला, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। भीमबेटका की चित्रकला की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को चित्रित किया गया है। इनमें शिकार के पूर्व का नृत्य, मनोरंजन के नृत्य, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय, गेंडे का शिकार, मुखौटों में शिकार, मुखौटों में नृत्य आदि से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, पाए गए हैं। और अगला है दलबंद की गुफाओं में चित्रकला। ये तो भीमबेटका में हो गई। अब दलबंद की गुफाओं में, तो अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, अल्मोड़ा के पास दलबंद की गुफाओं में भी अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर नेमी शरण मित्तल, इन्होंने लिखा है कि दलबंद के शैल चित्रों में पक्षियों और वनस्पति के चित्रण के साथ ही एक चित्र ऐसा है जिसमें 2 वयस्क और 2 बालक पांव से पांव और हाथ से हाथ मिलाए आगे पीछे कतार में, लाइन में चलते हैं। ये दोनों वयस्क पति पत्नी हैं, 2 बालक उनकी संतान है। इसके अलावा होशंगाबाद, पंचमढ़ी, इन स्थानों पर भी मध्यकालीन पाषाण अवशेष मिले। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, मानिकपुर, सोहन घाटी या सोहन नदी घाटी आदि स्थलों की गुफाओं में भी अनेक शैल चित्र मतलब जो दीवारों पर या गुफाओं की दीवारों पर बनाए जाते थे उन्हें शैल चित्र कहा जाता था। जो पत्थरों पर बनाए जाते थे उन्हें शैल चित्र कहा जाता था। परंतु ये पूर्वैतिहासिक प्रतीत नहीं होते हैं।
कुछ विद्वान इन चित्रों को पूर्व ऐतिहासिक मानते हैं, परंतु यह मत न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तो ये हो जाता है हमारा पूर्व मध्यकालीन और पूर्व पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन युग की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम देखेंगे नव पाषाण कालीन संस्कृति और उसकी विशेषताएं। धन्यवाद।